नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की मूल किताबें कक्षा 7 भाग 2 हमारा राजस्थान। न्यू किताब है ये। पहला पाठ है वन एवं वन्य जीव संरक्षण। कक्षा में आज एक नए विद्यार्थी का आगमन हुआ। सभी विद्यार्थी उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। शिक्षक ने कक्षा में आकर नए विद्यार्थी से उसका नाम पूछा और सत्र के मध्य में प्रवेश का कारण पूछा। विद्यार्थी ने बताया, मेरा नाम ईशान है, मेरे पिता वन विभाग में कार्यरत है। उनका हाल ही में भरतपुर से स्थानांतरण इस शहर में हुआ है। वे केवलादेव गणा राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में कार्यरत थे। तो केवलादेव गणा पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भरतपुर में। ध्यान में रख लेना, कहाँ पर है? भरतपुर में। शिक्षक ने कक्षा में बताया कि इस पक्षी उद्यान में साइबेरियन क्रेन या सारस, बगुला, बया, कोयल, बटेर जैसे अनेक पक्षी पाए जाते हैं। वन्य जीवों एवं पक्षियों के आवास हेतु वन महत्वपूर्ण होते हैं। केवलादेव गणा पक्षी उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर में। यहाँ पर कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? तो साइबेरियन क्रेन, जिसे सारस कहते हैं, बगुला है, बया है, कोयल है, बटेर है। वनों का महत्व। वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार है। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देने के साथ वर्षा में भी सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही जलवायु को सम बनाते हैं। वन आजीविका के साधन भी होते हैं। वनों का आर्थिक महत्व उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन से होता है। राजस्थान के वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदुपत्ता, बांस, गोंद, खस और कई प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती है। वनों का महत्व हमारे जीवन में। वन के प्रकार, कई बार प्रश्न यहाँ से पूछते भी अपन को। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र है। कुल क्षेत्रफल का कितना भाग? 10वां भाग। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में है और सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में पाया जाता है। वनों को प्रशासनिक आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरक्षित वन, ये वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने एवं लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। यह कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक है। सुरक्षित वन, यह वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हैं। तीसरा प्रकार है अवर्गीकृत वन। इस श्रेणी के वन में पशु चराने एवं लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में विभक्त करती है। अरावली जो पर्वतमाला है राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा एवं मिट्टियों की भिन्नता वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। अब प्रश्न पूछ सकता है आपको, वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो धरातल का जो स्वरूप होता है, कहीं पहाड़ है, कहीं जो मैदानी भाग है, कहीं मरुस्थलीय भाग है, किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। जलवायु, वर्षा की मात्रा, मिट्टी की जो भिन्नता होती है वो वनस्पति को प्रभावित करती है। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, ये वन राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। कौन से? उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। ठीक है। यह उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, फलोदी, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों में पाए जाते हैं। कौन से? उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। इन वनों में झाड़ियाँ, कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष है रोइडा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम आदि है। इस मरुस्थलीय वनस्पति को मरुदबिद भी कहते हैं। मरुस्थलीय वनस्पति को क्या कहते हैं? मरुदबिद वनस्पति भी कहते हैं। और राजस्थान का राज्य वृक्ष का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में
उत्तर दें। अब बात करते हैं अपन उष्णकटिबंधीय की विशेषताएं। यह तापमान अधिक और वर्षा कम होती है। भाई मरुस्थल में जो है तापमान अधिक रहता है और वर्षा क्या होती है, कम होती है। इस क्षेत्रों में वृक्षों की पत्तियां छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। जैसे खेजड़ी ले लिया, नीम ले लिया, इनकी जो पत्तियां होती है वो काफ़ी छोटी होती है, तो वाष्पीकरण कम होता है। पेड़ों की जड़ें गहरी होती है, जिनसे जमीन के काफ़ी नीचे से पानी प्राप्त कर सकते हैं। सूखा पड़ता है तो इनकी जो जड़ें हैं वो गहरी रहती है। खेजड़ी बहुउपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। ये राज्य वृक्ष भी है। कौन सा? खेजड़ी। खेजड़ी को क्या कहते हैं? राजस्थान का कल्प वृक्ष। रोइडा राजस्थान का राज्य पुष्प है। सेवण अत्यंत पौष्टिक घास है जो जैसलमेर में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ऐसे वन मुख्यतः दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, अलवर, कोटपुतली, भैरवड, अजमेर, ब्यावर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी एवं टोंक जिलों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन राजस्थान की कौन से दिशा में पाए जाते हैं? तो दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं। जिले ये विस्तार है ही है। इन वनों से अपन को क्या क्या प्राप्त होता है ये देखना है। इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुल्लर, धोंक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियां मजबूत होती है। इन वनों के पेड़ ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। पतझड़ वन की विशेषता, ठीक है। अर्धशुष्क कटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन सदैव हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। ये सिरोही जिले के आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो सदाबहार वन है वो कहाँ पर पाए जाएंगे? सिरोही जिले में। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में ही पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य एवं सुरक्षित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। यहाँ साइबेरियन क्रेन, बगुले, बया, कोयल, बटेर आदि पक्षी पाए जाते हैं। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर, यह सवाईमाधोपुर जिले में बाघ, भालू, चीतल, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? रणथंभौर। केवलादेव पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, यह कोटा और चित्तौड़गढ़ कौन से हिस्से में? रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में जिले में फैला हुआ है। यहाँ बाघ, रीछ, जरक, गिद्दड़, भेड़िया, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। अगला वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका अर्थ क्या होता है? अभ्यारण्य का अर्थ है अभय अरण्य, यानी भय मुक्त वन। अरण्य का अर्थ होता है वन, अभय यानी भय मुक्त, है ना। अर्थात ऐसा वन जहाँ वन्य जीव सुरक्षित घूम सके, इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा वन क्षेत्र को सुरक्षित किया जाता है। राजस्थान में कई वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य तालिका में दिए गए हैं। देखते हैं, ये पढ़ते हैं। पहला अभ्यारण्य का नाम है राष्ट्रीय मरुद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य। अब इसका नाम है राष्ट्रीय मरुद्यान, लेकिन राष्ट्रीय है नहीं। राष्ट्रीय सिर्फ 3 ही थे। राष्ट्रीय मरुद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर और बाड़मेर में। गोडावन, यहाँ पर राज्य पक्षी जो पाया जाता है
कौन से उद्यान में? राष्ट्रीय मृग उद्यान में। भेड़िया है, सियार है, लोमड़ी है, चिंकारा, नीलगाय। अब इसको याद करने का तरीका, राष्ट्रीय मृग उद्यान कहाँ पर स्थित है? हमारी जेब में। कहाँ पर है? हमारी जेब में। कहाँ पर है? हमारी जेब में। तो जैसे जैसलमेर वैसे बाड़मेर। अगला जो है केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, कहाँ पर है? सवाई माधोपुर और करौली में। केला देवी कहाँ पर है? सवाई माधोपुर और करौली। बघेरा, भेड़िया, चित्तल, खरगोश यहाँ पर पाए जाते हैं। अपन को ध्यान कैसे रखना है? केला देवी, एक तो केला देवी माता का मंदिर है करौली के अंदर, ये रह जाएगा। और केला देवी पर कौन नहीं करना चाहिए? शक नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? केला देवी पर शक नहीं करना चाहिए। कैसे? सवाई माधोपुर, कैसे? करौली। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? राजसमंद में, पाली में, उदयपुर में। राजसमंद, पाली, उदयपुर। यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं? बाघ, भालू, चिंकारा, नीलगाय मुख्य वन्य जीव पाए जाते हैं। इसको किस प्रकार से याद करेंगे? कुंभलगढ़ को क्या कहते हैं? उरा पाली। कुंभलगढ़ को कैसे कहेंगे? याद कैसे रखेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य को? उरा आ पाली। तो उरा से उदयपुर, राज से राजसमंद, पाली से पाली। फुलवारी किनाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? फुलवारी किनाल याद रह जाएगी। फुलवारी किनाल कहाँ पर है? उदयपुर में। बाघ, चीतल, सियार, भेड़िया, सांबर यहाँ पर पाए जाते हैं। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, तो सरिस्का कहाँ पर स्थित है? अलवर के अंदर है। कहाँ पर है? अलवर में। तो बाघ, जरख, सांबर, चीतल यहाँ पर मुख्य वन्य जीव पाए जाते हैं। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य, तो टोडगढ़ जो अड़ी है वो कहाँ पर पाई जाती है? अपने अजमेर में पाई जाती है। फिलहाल ब्यावर के अंदर, तो राजसमंद, ब्यावर, पाली। और वन्य जीव है तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय, रीछ। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में। सीता माता, उड़न गिलहरी यहाँ की प्रसिद्ध है। सांबर है, चौसिंगा और लोमड़ी है। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य सिरोही के अंदर है। रीछ पाया जाता है यहाँ पर, जंगली मुर्गा, चिंकारा, चीतल, सांबर। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? बूंदी में, फिलहाल चर्चा में भी रहा है। बाघ, रीछ, तेंदुआ। जमवा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जमवा रामगढ़ कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। तो बघेरा, जरख, सियार, भेड़िया, नीलगाय, सांबर। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। चंबल नदी के सारे ये चलती है। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? घड़ियाल, भेड़िया, सियार और लोमड़ी। इनके अतिरिक्त राजस्थान में ज्वार सागर अभ्यारण्य कहाँ पर है? कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। ज्वार सागर अभ्यारण्य कहाँ पर है? कोटा, बूंदी, चित्तौड़। बंद बाराठा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? भरतपुर में। बंद बाराठा कहाँ पर है? भरतपुर में। भैंसरोड वन्य जीव अभ्यारण्य, बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है। स्वाईमान सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो सवाई माधोपुर में है। वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य, केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? धौलपुर में। कौन कौन से? वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर और केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर। जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य सलूम्बर में है। जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य सलूम्बर में। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर में। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? उदयपुर में। तो नया आपको ध्यान में रखना है, जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ आने लगा है? सलूम्बर के अंदर आने लगा है। नारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? जयपुर में। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? बारां में। और ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? चूरू में स्थित है। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी एवं धौलपुर करौली बाघ संरक्षण परियोजनाएं स्थित है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सांबर झील, मैनार एवं खिंचन वेटलैंड स्थल, नम भूमि है। ध्यान में रखना, यहाँ पर राजस्थान में बाघ परियोजना
कितने अभ्यारण्य में स्थित है? तो एक तो रणथंभौर हो गई 1, सरिस्का 2, मुकुंदरा हिल्स 3, रामगढ़ विस्तारी 4 और धौलपुर करौली बाघ संरक्षण क्षेत्र 5। 5 अभ्यारण्यों में ये परियोजनाएं, बाघ परियोजनाएं संचालित है। और नम भूमि जो क्षेत्र है वो भी ध्यान में रखना। एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1, सांबर झील 2, मेनार 3, खिंचन 4। जहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं, ठीक है, खिंचन और मेनार में पक्षी आते हैं, सांबर में भी पक्षी आते हैं, केवलादेव ये जो पक्षी यहाँ पर आते हैं। वन्यजीव श्रेणी में चिंकारा एवं पालतू श्रेणी में ऊंट राज्य पशु है। ये देखिए राज्य पशु जो चिंकारा है वन्यजीव, इसका चित्र ये है। और राज्य पशु ऊंट, पालतू पशु की श्रेणी में ऊंट आप जानते ही हो, देखा हुआ आप सभी का। अब बात करते हैं वन संरक्षण की। प्रश्न यहाँ से भी कई बार पूछ लेते हैं, अपन को ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 संशोधित की गई थी 1988 के अनुसार कुल भूभाग का लगभग 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। प्रश्न पूछ सकता है कि कुल भूभाग का राजस्थान का 33% वन क्षेत्र होना चाहिए कौन से अधिनियम के तहत? तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत। राजस्थान राज्य की नई वन नीति 2023 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% को आगामी 2 दशक में वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संतुलन बने रहने के साथ साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सके। राजस्थान में वन क्षेत्र लगभग 10% ही है। राजस्थान में वन क्षेत्र कितना है? लगभग 10%। वनों की अंधाधुंध कटाई एवं जागरूकता के अभाव के कारण राजस्थान में आरक्षित वन का क्षेत्रफल समय के साथ कम हुआ है। राजस्थान में वनों का विस्तार एवं संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। वन संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार एवं अनेक संस्थाओं द्वारा जनमानस में जागरूकता हेतु अभियान चलाए गए हैं। वनों से लकड़ी काटने पर पाबंदी लगाई गई है। वृक्षारोपण, चारागाह विकास एवं सामाजिक वानिकी के कार्य किए गए हैं। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ध्यान में रख लेना, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? काजरी, जिसको बोलते हैं अपन जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी भी जोधपुर में, ठीक है। आफरी और काजरी कहाँ पर है? जोधपुर में। पूरा नाम है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान और इसका है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी आफरी। इस संस्थान का उद्देश्य शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में वनों एवं वन्य जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा वृक्षारोपण के लिए हरियालो राजस्थान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्तमान में कौन सा चलाया जा रहा है? हरियालो राजस्थान। राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में 1730 ईस्वी में महाराजा अभय सिंह के महल निर्माण हेतु खेजड़ी को काटा जा रहा था, जिसका उस क्षेत्र के लोगों ने अमृता देवी के नेतृत्व में विरोध किया। 363 स्त्री पुरुषों ने वृक्षों से लिपटकर अपना बलिदान कर दिया था। इस घटना की स्मृति में यहाँ एक मृग उपवन स्थापित किया गया है। खेजड़ी गांव में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी, कौन सा? भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है खेजड़ली जोधपुर। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो मोर, गोडावन, तोता, कबूतर। सही उत्तर होगा गोडावन। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? करौली, उदयपुर, श्रीगंगानगर, माउंट आबू। तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू, सिरोही, है ना। राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी, रोईड़ा, पलास, नीम। तो कौन सा है? खेजड़ी। ये मिलान कीजिए, बहुत बार प्रश्न पूछता भी है। हमने अभी पढ़ा है साइबेरियन क्रेन कहाँ पर है? तो सारस जो है केवलादेव, है ना। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो उड़न गिलहरी। राष्ट्रीय मरु उद्यान यहाँ पर गोडावन, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघ। तो ये मूल किताबें आपके बेसिक नॉलेज को बहुत अप करेगी। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और इस श्रृंखला को जरूर देखिए। अब अगला पार्ट है 2
खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संसाधन महत्वपूर्ण है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। हमारे दैनिक उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुएं खनिजों से प्राप्त उत्पादों से निर्मित होती है। औद्योगिक विकास के लिए खनिजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है। खनिज किसे कहते हैं? पहले ये प्रश्न। खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खदानों से खोदकर निकाला जाता है, जैसे सीसा, जस्ता, चूना, पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल आदि। खनिजों के प्रकार। धात्विक खनिज। जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इन खनिजों को पिघलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। क्या करते हैं? इन खनिजों को जो है पिघलाकर हम नवीन उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ये कठोर होते हैं और इनमें चमक होती है। धातु की गुण क्या है? ये कठोर होंगे और इनमें चमक होती है। अधात्विक खनिज। जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं उन्हें वैसे ही उपयोग में लाया जाता है, इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ऊर्जा खनिज। जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। बात करते हैं खनिजों के प्रकार। तो धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? लोयस्क, मैग्नीज, सीसा जस्ता, चांदी, तांबा। अधात्विक खनिज में चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फॉस्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर। ऊर्जा में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। अब पढ़ते हैं अपन। राजस्थान का वोलेस्टोनाइट, जास्पर, सीसा जस्ता इत्यादि खनिजों में एकाधिकार है। अब ऐसे खनिज बताइए जिनका राजस्थान में एकाधिकार है। प्रश्न पूछता है तो या तो इसको याद रख लो किस प्रकार से। जासी वोल लेस्टोनाइट, जासी नाइट में, जासी कब? नाइट में जासी। ऐसे ध्यान रख लो। एकाधिकार, एकाधिकार राजस्थान का यहाँ पर जासी नाइट में। जा से जास्पर, सी से सीसा और जस्ता जाएगा, और वोल नाइट से वोलेस्टोनाइट। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, वोल क्ले, घिया पत्थर एवं तांबे के उत्पादन में भी राज्य अग्रणी हैं। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देश का अधिकांश सीसा जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। इसके उप उत्पाद के रूप में चांदी, कैडमियम भी प्राप्त होते हैं। प्रश्न यहाँ पर अच्छा सा पूछ सकता है कि सीसे जस्ते से जो उप उत्पाद प्राप्त होते हैं वो एक तो चांदी है, ये तो रहता ही रहता है, लेकिन यहाँ पर कैडमियम को और ध्यान रखना। देबारी उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र है और चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है। दो जगह, एक तो देबारी उदयपुर में और एक चंदेरिया चित्तौड़गढ़। राजस्थान के प्रमुख खनिज संबंधित जिले एवं उपयोग तालिका में दर्शाए गए हैं। अब यहाँ से अपन को ध्यान रखना है इनका उपयोग भी किस प्रकार से। पहले अपन जिले याद करेंगे। सीसा जस्ता कहाँ से प्राप्त होता है? सलूम्बर जावर। पहले सलूम्बर उदयपुर में आता था, अब सलूम्बर जावर। जो जावर की खान है वो कहाँ पर आने लगी है? सलूम्बर में। पहले उदयपुर। भीलवाड़ा, राजसमंद। सीसा जस्ता कहाँ कहाँ पर मिलता है? सलूम्बर, भीलवाड़ा, राजसमंद। तांबा, झुंझुनू, खेतड़ी, अलवर और सिक्कर। लोयस्क जो है ये फिलहाल ही अभी भी एक एग्जाम में आया था कि तांबा कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो लगभग बच्चों ने झुंझुनू, खेतड़ी किया। आपको तीनों ध्यान में रखना है, झुंझुनू, अलवर, सिक्कर। लोयस्क जयपुर, सिक्कर, झुंझुनू।
चांदी जो है स्लूम्बर और राजसमंद। तो चांदी का बताया आपको, स्लूम्बर में कैसे हो गया, क्योंकि जावर की खान खाने लगी है स्लूम्बर में। जिप्सम का जो संबंधी जिले हैं वो जिप्सम बीकानेर, नागौर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा। रॉक फॉस्फेट उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर। अब्रक भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर। वोलेस्टोनाइट सिरोही और ब्यावर। संगमरमर राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, सिरोही, कोटा। चुनाव पत्र कहाँ मिलता है, चित्तौड़गढ़ में, सिरोही, कोटा, उदयपुर में। ग्रेनाइट जालोर, जैसलमेर, पाली, सिरोही। शीशे दस्ते का जो उपयोग होता है अमल, बैटरी, सुरक्षा उपकरण, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, रंग उद्योग के लिए। तांबा का उपयोग विद्युत तार उपकरण और बर्तन बनाने के लिए। लोहेस का उपयोग मशीनरी, रेलवे पटरी, भवन निर्माण के लिए। चांदी का उपयोग आभूषण, सिक्के, सजावटी वस्तु के लिए। जिप्सम का उपयोग रासायनिक उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस सीमेंट। रॉक फॉस्फेट का रासायनिक उर्वरक के लिए। अब्रक का उपयोग विद्युत उद्योग, सजावट, दर्पण के लिए। वोलेस्टोनाइट सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग, रंग उद्योग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। संगमरमर का उपयोग भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण, कलाकृतियों के लिए उपयोग में लेते हैं। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में, निर्माण कार्य में। और ग्रेनाइट का उपयोग भवन निर्माण और मूर्ति निर्माण। तो जिले बताए गए कि कहाँ से इनको क्या क्या प्राप्त होता है। ठीक है, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं। ये एक बार उपयोग में ले लेने पर सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। ऊर्जा संसाधन का अपन जो उपयोग करेंगे वो एक बार, जो परंपरागत संसाधन है एक बार प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद समाप्त हो जाते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों में परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि आते हैं। इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। ठीक है, पहली बात करते हैं ऊर्जा के परंपरागत संसाधन में। कोयला। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। कोयला 4 प्रकार का है। एंथ्रेसाइट सर्वश्रेष्ठ कोयला है, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट सबसे हल्का कोयला है। राजस्थान में जो है लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। एंथ्रेसाइट कोयला उत्तम किस्म का कोयला होता है। और राजस्थान में कोयला कौन सा पाया जाता है, लिग्नाइट कोयला। यह कोयला पलाना, बरसिंगसर, बीकानेर, एक तो पलाना क्षेत्र है बीकानेर का और एक बरसिंगसर, यहाँ पर कोयला पाया जाता है लिग्नाइट कोयला। कपूरडी कहाँ पर है, बाड़मेर। मेड़ता रोड, नागौर, जैसलमेर क्षेत्र में मिलता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ श्री गंगानगर में, कोटा काली सिंध झालावाड़ में, छबड़ा बारा में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। अब बात करते हैं अपन खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस की। जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांसौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। दोबारा देख लेना, एक तो जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांसौर बेसिन और बीकानेर नागौर बेसिन। घोटारू, कमलीताल, कन्नौट, मनहेरा, टिब्बा, रामगढ़, रागेश्वरी, डांडेवाला आदि में प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। सादेवाला जैसलमेर, बागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर में खनिज तेल पाया जाता है। जैसलमेर में रामगढ़, बारा में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है। ये अपनी जो बाड़मेर की रिफाइनरी है वो आप देख रहे हो। अब ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन, जल विद्युत के बारे में पढ़ेंगे।
जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन में प्रमुख स्थान। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। कौन से पर है? गांधी सागर बांध कहाँ पर है? चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर भी चंबल। यहाँ से क्या प्राप्त कर रहे हैं? जल विद्युत। बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना से भी जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ पर है? बांसवाड़ा जिले में। कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से भी राजस्थान को विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है, जैसे बांकड़ा नांगल और व्यास परियोजना। परमाणु ऊर्जा। रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, जो चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाटा में स्थित है। यह पहला अत्याधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है। राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास बांसवाड़ा जिले में किया जा रहा है। पहला तो यह ही गया रावतबाटा चित्तौड़, दूसरा देश का दूसरा है, और राजस्थान की जो दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना है उसका शिलान्यास बांसवाड़ा जिले में हो रहा है। पवन ऊर्जा की बात करें तो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा जिलों में पवन आधारित विद्युत ग्रह स्थापित है। ये पवन कैसे आपने पवन चक्कियां जरूर देखी होगी हर्ष माता मंदिर के अंदर, हर्ष बेरू। रावतबाटा परमाणु केंद्र, ठीक है। ये पवन चक्कियां हैं। ये बायोगैस संयंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, बायोगैस के बारे में पढ़ेंगे अब। राजस्थान में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय होने के कारण बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान भी दिया जाता है। इसका उपयोग घरेलू ऊर्जा के रूप में हो रहा है। सौर ऊर्जा। राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, अतः सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कुकर, वाटर हीटर्स आदि में किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा स्लिप छत, सौर ऊर्जा संयंत्र एवं घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। बड़ला फलोदी में, ध्यान में रख लेना भी है, बड़ला फलोदी में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है। हमारे पास खनिज संसाधन एवं परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। लाखों वर्षों की भूगर्भीय प्रक्रिया द्वारा खनिज बनते हैं। हमें खनिजों के अनियमित दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए। ऊर्जा के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए और इसके अपव्यय को रोकना चाहिए। धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। अब शुरुआत में ही आपको बताया था कौन कौन सा हो जाएगा, बताओ। सीसा, तांबा, लोहा। सीसा संगमरमर नहीं होगा, ये तो। सीसा, मैग्नी, चूना पत्थर, ये भी नहीं होगा। ग्रेनाइट, तांबा, अभ्रक, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? जो चमकता है, सीसा है, तांबा है और लोहा है। चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र किस जिले में स्थापित है? चित्तौड़गढ़, जयपुर, जैसलमेर, नागौर। सही उत्तर हो जाएगा चंदेरिया सीसा जस्ता। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा। तो कौन सा नहीं? परंपरागत स्रोत नहीं है। इसमें दो ऑप्शन पूछे गए, पवन ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। ये तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, पवन ऊर्जा को मान सकते हैं। कौन सा कोयला श्रेष्ठ कोयला होता है? तो एंथ्रासाइट, ठीक है। ये ध्यान में रखना है अपन को। कौन सा? सोलर पार्क कहाँ पर है बताना है। तेल रिफाइनरी पंचपद्रा, सोलर पार्क बड़ला फलोदी,
परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावतवाड़ा चित्तौड़, जस्ता शोधक संयंत्र अपने देवारी उदयपुर। ठीक है। तीसरा पार्ट है कृषि एवं सिंचाई। होली की छुट्टियों में मनोज अपने पापा मम्मी के साथ अपने गांव जा रहा था। रास्ते में चारों तरफ खेतों में फसलें खड़ी थी। मनोज ने उत्सुकता से पापा से पूछा कि यह कौन सी फसल है। पापा ने बताया कि यह गेहूं की फसल है। किसकी फसल है? गेहूं। गांव में अधिकांश लोग खेती करते हैं, जिनको किसान या कृषक कहते हैं। किसान बीज बोता है, देखभाल करता है और फसल तैयार करता है। खेतों में उत्पादित खाद्यान्न हमारे भोजन का मुख्य अंग है। कृषि का महत्व है। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। कृषि कैसा है? प्राथमिक व्यवसाय। ध्यान में रख लेना, कृषि किस व्यवसाय में आता है? प्राथमिक। फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। तो पहला प्रश्न पूछ सकता है कि कृषि किसे कहते हैं? तो फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना। राज्य की लगभग 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कौन सा है? कृषि है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य करके अपनी रोजी रोटी कमाती है। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है और साथ ही राज्य की आत्मनिर्भरता बढ़ती है। प्रमुख फसलें कौन सी है? तो प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान, पानी की मात्रा, मृदा और जलवायु की आवश्यकता होती है। अतः मौसम के अनुसार अलग अलग फसलें बोई जाती है। पहले कुछ फसलों के बारे में जानते हैं। ऋतुओं के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती है: खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। खरीफ फसल में क्या क्या आता है? तो बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोट, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना। जो खरीफ फसल की बुआई होती है वह जून से जुलाई के बीच होती है और कटाई जो होती है खरीफ फसल की वो अक्टूबर से नवंबर में। रबी की फसल गेहूं, सरसों, चुकंदर। रबी की फसल के अंदर कौन कौन सी फसलें आती हैं? गेहूं, सरसों, चुकंदर, चना, जौ। बुआई जो रबी की फसल की होती है वो होती है अक्टूबर से नवंबर और कटाई करते हैं मार्च से अप्रैल। ध्यान में रख सकते हो आराम से। एक फसल की जो कटाई बुआई ध्यान में रखना, बाकी हो जाएगा। जायद फसल, फल आते हैं खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी आदि। बुआई जायद फसल की करते हैं मार्च से जून के बीच, कटाई करते हैं जून और जुलाई। जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहते हैं। कई बार नाम सुना होगा, तिलहन और दलहन। ठीक है। तो जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन, और जिन फसलों से अपन दाल बनाते हैं उनको क्या कहेंगे? दलहन। तिल, मूंगफली, सरसों आदि तेल निकलता है इनका। ठीक है। जिन फसल उत्पादों से दालें बनाई जाती है उन्हें दलहन कहते हैं, जैसे मूंग, मोठ, चना। राजस्थान में तो दालें प्रसिद्ध है, दाल बाटी चूरमा, है ना। उपयोग के आधार पर फसलें 2 प्रकार की होती है। एक तो खाद्यान्न फसलें यानी खाने वाली, और एक व्यापारिक फसलें जिनका व्यापार करते हैं। जिन फसलों के उत्पाद भोजन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं वे खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं, जैसे गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दालें आदि। जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए किया जाता है उन्हें व्यापारिक फसलें कहते हैं, कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन। राजस्थान में कई बार वर्षा की कमी से अकाल पड़ जाता है, कभी वर्षा की अधिकता से बाढ़ आ जाती है। इन कारणों से फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। खाने की वस्तुओं को जूठा छोड़कर बर्बाद नहीं करना चाहिए, एक संदेश दिया गया। ये सरसों का खेत है। राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसल और उत्पादक जिले, ये अच्छे से पढ़ लेना। बाजरा, राजस्थान की जलवायु बाजरे के लिए क्या है? उपयुक्त है। यह कम वर्षा, उच्च तापमान और उपजाऊ बलुई मिट्टी में उगाया जाता है। इसको क्या चाहिए? वर्षा कम चाहिए, तापमान उच्च चाहिए और बलुई मिट्टी चाहिए। यह राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर जिलों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। मक्का, मक्का राजस्थान का, विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। मक्का किसका है? मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। मक्का से ही पॉपकॉर्न जो आप खाते हैं
कॉर्नफ्लेक्स आदि इत्यादि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। ज्वार ये शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु की फसलें हैं। ज्वार का उत्पादन अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर इत्यादि जिलों में होता है। गेहूं ये शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु की फसलें हैं। ज्वार का उत्पादन अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर में होता है। गेहूं रबी की फसल है। राजस्थान में इसे शीतकाल में उगाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर। जौ ये शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु की फसलें हैं। जौ का उत्पादन जयपुर, गंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर इत्यादि जिलों में चलता है। चना रबी की प्रमुख फसल है। चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली जिलों में होता है। चने के अलावा मूंग, मोठ, उड़द और अरहर अन्य दलहन है जो राज्य में उत्पादित होते हैं। सरसों राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। ये रबी की फसल है। सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले हैं अलवर, टोंक, भरतपुर, गंगानगर, सवाईमाधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, बारां। इन मुख्य फसलों के अलावा राजस्थान में चावल, कपास, इसबगोल, राई, अलसी, गन्ना इत्यादि फसलें भी बोई जाती है। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ एवं जीरे के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। ध्यान में रख लेना, देश में प्रथम स्थान कौन कौन सी फसलों में? बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ और जीरे। सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं? एक महत्वपूर्ण बात जाननी है, राजस्थान राज्य के श्री गंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फोरम स्थित है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फोरम कहाँ पर है? गंगानगर के सूरतगढ़ में। अब बात करते हैं सिंचाई के साधन। फसलों के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है। सिंचाई की सहायता से फसलों का उत्पादन सिंचित कृषि रहता है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन काम में लिए जाते हैं। राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं एवं नलकूप, नहरें, तालाब इत्यादि है। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में से सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से की जाती है। जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, अजमेर आदि जिलों में इन साधनों से सिंचाई की जाती है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर जिलों में नहरी सिंचाई की जाती है। ध्यान में रख लेना, इंदिरा गांधी नहर से कौन से जिले लाभान्वित है? तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, और नया जिला कौन सा है? फलोदी। ठीक है। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जालोर इत्यादि जिलों में भी नहरी सिंचाई परियोजनाएं संचालित हैं। अब इनका प्रतिशत, राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्र का सिंचाई के साधनों के अनुसार वर्गीकरण 2023-24 के अनुसार नहरें जो है, नहरों से जो सिंचाई होती है वो होती है 28.61%। कुएं और नलकूप जो है वो होते हैं 69.17%। और अन्य स्रोत के अंदर आता है 1.91%। भूजल के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल का स्तर नीचे जा रहा है। वर्षा जल के संरक्षण एवं प्राकृतिक जल स्रोतों के पुनरुद्धार की आवश्यकता है। कुएं एवं नलकूपों से की जाने वाली सिंचाई अगर फव्वारों के माध्यम से एवं बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से की जाए तो जल की बचत होती है। दोहरे एवं नहरें अगर पक्की बना ली जाए तो उनसे भी जल की बचत होती है। वाटरमैन जल पुरुष, बहुत अच्छा संकलन किया गया है इस बार किताबों में। जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध कौन है? राजेंद्र सिंह, भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। वे जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने नौकरी छोड़कर और घर का सामान बेचकर राजस्थान जैसे राज्य को जल संकट से उबारने के लिए काम किया है। उन्हें रेमन मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
रबी की फसलों के समूह की पहचान कीजिए। बाजरा रबी की फसल में नहीं आता है, ये गलत हो गया। उसके बाद मक्का, ये भी नहीं आता है, गलत हो गया, ग्वार नहीं आता है, ठीक है। मूंगफली, ये भी नहीं आता है, तो गेहूं, चना, सरसों, ये रबी की फसल का एग्जाम्पल है। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? तो अभी पढ़ा है, बूंद बूंद सिंचाई फव्वारे द्वारा। राजस्थान में 3 प्रकार की फसलें होती है, कौन कौन सी होती है? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख कर जरूर बताएं। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम राजस्थान के स्थित है, तो अभी पढ़ा अपन ने, कौन सा पढ़ा था बताइए, इसका भी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। अब बात करते हैं हमारे मोटे अनाज की। अध्याय 4, हमारे मोटे अनाज। राजस्थान भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल एवं भौगोलिक विविधता वाला राज्य है। यानी भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, और राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला कौन सा है, ठीक है। जिसका उत्तर पश्चिमी भाग कम वर्षा एवं मरुस्थलीय जलवायु, दक्षिणी पश्चिमी भाग औसत से अधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। अब जैसे उत्तर पश्चिमी भाग है, वहाँ पर कम वर्षा होती है और मरुस्थलीय जलवायु है, और दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है वहाँ पर औसत से अधिक वर्षा होती है। यहाँ की विषम जलवायु होने पर भी यहाँ के किसानों ने अपनी मेहनत और अनुभव से ऐसे अनाज उगाए हैं जो कम पानी में भी अच्छी उपज देते हैं। मोटे अनाज के अंतर्गत वे सभी उपज सम्मिलित है जिनका पौष्टिक मान अधिक होता है। इनके अनाजों को मोटे अनाज भी कहा जाता है, ठीक है, जिनका पौष्टिक मान क्या होता है? अधिक होता है, मोटे अनाज होते हैं। समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक होने के कारण इन्हें श्री अन्न भी कहते हैं। समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक है मोटा अनाज, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? श्री अन्न, है ना। और ये चित्र भी बनाया, प्रमुख श्री अन्न कौन कौन से हैं? तो बाजरा हो गया, रागी हो गई, कोदो, कुटकी, कंगनी, सांबा, कुट्टू, ज्वार, ठीक है। अब इनमें बाजरा, ज्वार, रागी जो मंडुआ कहते हैं, कोदो, कांगनी, सांवा, चेना, कुटकी आदि प्रमुख है। श्री अन्न में कौन कौन से मुख्य है, ये ध्यान रख लेना। यह अनाज अन्य खाद्यान्नों की तुलना में पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और सूखा सहन करने की क्षमता रखते हैं। यानी कम वर्षा में भी ये जो फसलें हैं उत्पादित हो जाती है। श्री अन्न कार्यक्रम भारत सरकार की एक पहल है, ध्यान में रख लेना। श्री अन्न किसकी परियोजना है? भारत सरकार की। इसका उद्देश्य मोटे अनाजों की पैदावार और खपत को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के तहत किसानों की आय में वृद्धि करना, पौष्टिक भोजन उपलब्ध करना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बढ़ाना। राजस्थान के प्रमुख मोटे अनाज, पहला है बाजरा। राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादित होने वाला मोटा अनाज है बाजरा। राज्य के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उत्पादित होता है। राजस्थान के अलवर, भरतपुर, जयपुर, नागौर, झुंझुनू, सीकर, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर आदि जिलों में व्यापक रूप से बोया जाता है। बाजरे की रोटी, राब, लापसी और खिचड़ी यहाँ के लोग बड़े चाव से खाते हैं। इसमें प्रोटीन, आयरन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है। किसकी? प्रोटीन, आयरन और फाइबर की। किसमें होती है? ये प्रश्न आया हुआ है। बाजरे में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है। ज्वार, ज्वार राजस्थान का दूसरा प्रमुख मोटा अनाज है। इसे अजमेर, अलवर, कोटा, झालावाड़, बारां, भीलवाड़ा आदि जिलों में अधिक उगाया जाता है। इसे रोटी, दलिया और चूरमा बनाया जाता है। रागी या मंडुआ, रागी में कैल्शियम और आयरन की मात्रा होती है। रागी में किसकी मात्रा होती है? कैल्शियम और आयरन की। यह दक्षिण राजस्थान के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों जैसे उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में अधिक उगाया जाता है। रागी कहाँ पर उगाया जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों में। देखिए ज्वार ऐसा होता है। अब इसमें चित्र आराम से अच्छे से दिया हुआ है, तो आप आराम से दे सकते हैं। ग्वार यहाँ पर है, ठीक है, ज्वार ये रहा, रागी ये रहा, ठीक है।
अब बात करते हैं अपन कोदो या कांगड़ी। ये दोनों ऐसे अनाज हैं जो कम वर्षा और कम उपजाऊ भूमि में भी अच्छी पैदावार देते हैं। कम वर्षा हो, कम उपजाऊ भूमि हो तो भी अच्छी पैदावार देगी। कौन? कोदो। ये राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक भोजन का हिस्सा है। चना, अपन बोलते हैं चना या चना, चेना अलग है कोई। चेना मोटा अनाज है जो गर्म और सूखे इलाकों में अच्छी तरह फलता फूलता है। मुख्य विशेषता है इसकी, इसमें विटामिन बी, लोहा और फास्फोरस भरपूर होता है। कौन कौन सा? विटामिन बी होता है, लोहा होता है, फास्फोरस। यह शरीर को ऊर्जा देता है और पाचन में सहायक है। इसमें दलिया, खिचड़ी और चूड़ा बनाया जाता है। इससे जो क्या करते हैं? दलिया, खिचड़ी और चूड़ा, चेना। मुख्य उत्पादक क्षेत्र जो चेना के हैं वो नागौर है, जोधपुर और बाड़मेर है। सांवा, सांवा एक प्रमुख मोटा अनाज है जो बहुत कम पानी में भी उग जाता है। यह हल्का और सुपाच्य होता है, इसलिए इसे उपवास के समय खाने में प्रयोग किया जाता है। सांवा मुख्य विशेषता है प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होते हैं इसमें। यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इससे खीर, खिचड़ी, लड्डू और दलिया बनाया जाता है। मुख्य क्षेत्र है अजमेर, उदयपुर और भीलवाड़ा जिले में। आपके क्षेत्र में सांवा को क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। मोटे अनाज का महत्व क्या है? अब ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लगता है। इनमें प्रोटीन, रेशा, फाइबर और कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन बी प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये मधुमेह और हृदय रोग से बचाव में सहायक होते हैं। पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। किसानों के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है? कम पानी, कम लागत और कम खाद में भी अच्छी उपज देते हैं। जलवायु परिवर्तन के समय में टिकाऊ फसलें हैं। पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध कराते हैं। पर्यावरण के लिए किस प्रकार उपयोगी है? ये फसलें भूमि की उर्वरता बनाए रखती है, जल संरक्षण में मदद करती है। कीटनाशकों की अधिक आवश्यकता नहीं होने के कारण पर्यावरण के लिए लाभदायक होते हैं। सरकारी पहल, राजस्थान सरकार ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए नवीन प्रयास किए हैं। राज्य स्तरीय श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। कृषि मेलों में मोटे अनाजों का प्रदर्शन किया गया है। मिड डे मील और आंगनबाड़ी भोजन सूची में बाजरे को शामिल करने की पहल की गई है। कृषि विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर। भारत सरकार ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया है। ये प्रश्न बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना कि भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष कौन से साल को किया है? तो 2023 को। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, मोटे अनाज को क्या बोलते हैं? मिलेट्स। राजस्थान सरकार भी श्री अन्न मिशन के माध्यम से अनाजों के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को प्रोत्साहित कर रही है। श्री अन्न योजना से प्रेरित पहल के तहत जयपुर और उदयपुर जिलों के चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को न्यूट्री बार दी जाएगी। यह न्यूट्री बार बायो फोर्टिफाइड बाजरा, श्री अन्न, गुड़ और शहद जैसे पौष्टिक तत्वों से बनी है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और जिंक की भरपूर मात्रा है। मोटे अनाज राजस्थान की पहचान है, जो न केवल यहाँ के किसानों की आजीविका का आधार है, बल्कि राज्य की परंपरा और संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। आज जहाँ स्वस्थ जीवन और पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है, तब मोटे अनाजों का महत्व और भी बढ़ गया है। इसलिए हमें अपने भोजन में मोटे अनाजों को शामिल कर स्वस्थ राजस्थान, समृद्ध किसान का सपना साकार करना चाहिए। राजस्थान में सबसे अधिक सबसे अधिक कौन सा मोटा अनाज उगाया जाता है? गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना। सही उत्तर हो जाएगा बाजरा। कौन सा तत्व पाया जाता है मोटे अनाजों में? तो तत्व फाइबर और आयरन पाया जाता है। और विटामिन कौन सा पाया जाता है? बी। ध्यान में रख लेना, अच्छा प्रश्न है। 2023 को भारत सरकार ने मोटे अनाज के लिए कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया है। ये पाठ नया जोड़ा गया है इस पर। मोटे अनाज को श्री अन्न भी कहते हैं और मोटा अनाज शरीर के लिए लाभदायक होता है।
सुपाच्य होता है ना। यहाँ से क्या है, जो सावा है वो उपवास के समय प्रयुक्त होता है। और सर्वाधिक उत्पादन बाजरे का होता है। न्यूट्रीबार आंगनवाड़ी के 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। और ज्वार जो है दूसरा प्रमुख मोटा अनाज है। वेरी गुड। अगला 5वां पार्ट है राजस्थान में कृषि विपणन। ठीक है। नाथू एक किसान है जिसने अपने खेत पर मूंग की फसल पैदा की। पिछले वर्ष मूंग की कीमत बहुत अधिक थी, अतः क्षेत्र के सभी किसानों ने मूंग की फसल ही बोई। अब देखिए किस प्रकार से एक किसान अपनी मेहनत करता है पिछली फसलों के आधार पर देख करके। परिणाम यह हुआ कि अब मूंग की पैदावार अधिक होने से उसे बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। भाई जिसकी ज़्यादा मांग होगी उसकी बुआई होगी, और जिसकी ज़्यादा बुआई होगी उसकी मांग कम हो जाएगी। स्थानीय स्तर पर उसने फसल को बेचने के काफ़ी प्रयास किए। यदि कोई फसल खरीदने को तैयार भी होता तो दाम बहुत कम देना चाहता है। इससे नाथू काफ़ी परेशान है। इस समस्या का नाथू जैसे कई किसान सामना करते हैं। फसल की अच्छी पैदावार होने पर उन्हें अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता है। इसके लिए सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था की गई है। राजस्थान में कृषि उपज मंडी। कृषि उपज मंडी एक बाजार है जहाँ कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है। कृषि उपज मंडी क्या है? एक बाजार है जहाँ पर क्या करते हैं, उपज को खरीदा और बेचा जाता है। किंतु यह सामान्य बाजार से अलग है। यह बाजार न केवल कृषि जिन्सों की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। इन बाजारों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। ये बाजार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, इसलिए इन्हें विनियमित बाजार भी कहते हैं। नियमों पर आधार है। इन बाजारों का विनियमन कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा किया जाता है। नियमन कौन करता है? विपणन बाजार समिति। कौन करता है? विपणन बाजार समिति इनको विनियमित करती है। हमारे राज्य में इस प्रकार की मंडियों की स्थापना और विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब होती है? 1974 है। ये बाजार बिचौलियों से किसानों को बचाव कर उचित मूल्य पर उनकी उपज को बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। किसान इन बाजारों में अपनी फसल ले जाते हैं जिसकी बोली लगाई जाती है। उसके बाद सही दामों पर किसान उसे बेच पाते हैं। बड़ी मंडियों में तो दैनिक बाजार भावों की जानकारी देने के लिए उपज के मूल्य लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं ताकि किसान सही मूल्य पर सौदा कर सके। अब तो सरकार ने कई मंडियों को ऑनलाइन कर दिया है जिससे उपज के मूल्य कभी भी पता किए जा सकते हैं। किसानों की सहायता के लिए मंडी में आड़तिये भी होते हैं। ये ध्यान में रखना, आड़तिये। कुछ आड़तिये जिन्हें कच्चे आड़तिये कहा जाता है, किसानों को उपज को मंडी में बनी अपनी दुकानों पर बेचते हैं और अपनी आड़त या कमीशन काटकर किसान को उसकी उपज के मूल्य का भुगतान कर देते हैं। कुछ पक्के आड़तिये भी होते हैं जो इन कच्चे आड़तियों से थोक व्यापारियों या मिल वालों के लिए उपज का क्रय करते हैं। मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क और मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। यह शुल्क इन मंडियों की आय होती है जिसका प्रयोग इनमें किसानों के लिए अन्य सुविधाएं जैसे आवास, भोजन और बीमा आदि उपलब्ध करवाने के हेतु किया जाता है। ये मंडी का चित्र देख रहे हो आप लोग। राज्य में नियमन के लिए कृषि जिन्सों जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपज आदि को अधिसूचित किया गया है। राज्य की जोधपुर मंडी जीरे के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर में जीरे की मंडी है। कोटा की रामगंज मंडी जो है धनिया के लिए और मेथी के लिए प्रसिद्ध है। कृषि मंडी में किसान को क्रेता यानी खरीदार नहीं मिलते तो किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में सीधे सरकार द्वारा उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान से खरीद लिया जाता है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दिलवाने का प्रयास किया जाता है। कृषि विपणन कहते किसे? कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां, सेवाएं आती है जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है।
परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रेडिंग। कृषि उपज मंडी किसानों की कृषि उपज के भंडारण और विक्रय के लिए चुने हुए कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी समिति है, जो बिचौलियों के शोषण से किसान को बचाते हुए तोल और मोल दोनों का किसान इसमें कर रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसा कि आपने जाना, सरकार नियमित कृषि बाजारों के माध्यम से उत्पादकों और किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती है। किंतु सरकार का एक उद्देश्य यह भी होता है कि आम उपभोक्ताओं तक ये उपज एवं अन्य खाद्य वस्तुएं सही दामों में पहुंचे। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की है। इसमें किसानों से सरकार द्वारा खरीदी कुछ उपजों, विशेषकर अनाज को उचित मूल्य की दुकानों या राशनों की दुकानों के माध्यम से गरीब उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इससे खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की पूर्ति में सहायता प्राप्त होती है। ये कार्य खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले द्वारा। ये ध्यान में रखना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, यह वह तंत्र या प्रणाली है जो देश के में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संस्था में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान करती है। उचित मूल्य की दुकान सरकारी दुकान जो चावल, गेहूं, चीनी, केरोसिन आदि आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित और उचित कीमतों पर आम आदमी को उपलब्ध कराती है, उसे उचित मूल्य की दुकान कहते हैं। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्नों का आवंटन और वितरण, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण और निगरानी आदि की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक जिले में राज्य की उचित मूल्य की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इससे न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की सामग्री की कालाबाजारी पर अंकुश लगा है, बल्कि लक्षित लाभार्थियों तक सामग्री की पहुंच सुनिश्चित हो सकी है। ये जो हाथ में ले रखती है, ये पोस्ट मशीन है। इस अध्याय में आपने जाना कि हमारे राज्य में किसान कृषि उपज को मंडियों में बेचते हैं। सरकार किसान को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के बाद भी राज्य के निर्धन वर्गों तक खाद्यान्नों को निःशुल्क सही कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहुंचाती है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसानों एवं उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा की जाती है। कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है, किसकी करता है? किसान की, शिक्षक की, विद्यार्थी की, पशुपालक की, सही उत्तर है किसान की। कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है या बाजार शुल्क, लाइसेंस शुल्क, सेवा शुल्क या परीक्षा शुल्क? कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। मंडियों की स्थापना और विकास के लिए राजस्थान में रिक्त स्थान की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा रिक्त स्थान को खाद्य वस्तुएं सही दाम में मिलती है। किसको मिलती है? राजस्थान में व्यापार, छठा पाठ अध्याय 6 कक्षा 7 का। राजस्थान में आर्थिक विकास में कृषि के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे राज्य में इन उद्योगों की स्थिति और औद्योगिक उत्पादों के आयात निर्यात से संबंधित जानकारी आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। कृषि आधारित उद्योग होते हैं वह उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का प्रयोग किया जाता है, कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। इन उद्योगों को दो श्रेणी में विभक्त किया जाता है: वृहद उद्योग, बड़े उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग। कृषि आधारित बड़े उद्योग। राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योगों में मुख्यतया सूती वस्त्र उद्योग और चीनी या शक्कर उद्योग सम्मिलित है। एक तो सूती वस्त्र उद्योग, चीनी या शक्कर उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित और सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। इसके लिए कपास की खेती की जाती है। जब कपास पक जाती है तो उसे बीज से अलग कर रुई निकाल ली जाती है। इस रुई की छोटी छोटी गुच्छी बनाकर चरखे पर काटी जाती है, जिससे सूत के धागे प्राप्त होते हैं। इन धागों को रंग कर ताने बनाए जाते हैं और फिर ताने को खड्डी पर चढ़ाकर कपड़ा बनाया जाता है। बड़े उद्योगों में इसका उत्पादन मशीनों से बड़े स्तर पर किया जाता है। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना ब्यावर के अंदर होती है 1889 में।
द कृष्णा मिल्स की स्थापना कब होती है? ब्यावर में और 1889 में। ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर आदि में सूती वस्त्र की मिलें स्थापित है। वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र की नगरी कहते हैं। ध्यान में रखना, भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? वस्त्र नगरी। दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग चीनी का है। अधिकांशतः चीनी मिलें गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के पास स्थापित की जाती है, जिससे कच्चा माल उपलब्ध होने में समय और धन दोनों की बचत की जाती है। इन मिलों में गन्ने के रस द्वारा वृहद स्तर पर शक्कर निर्माण का कार्य किया जाता है। कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग। राज्य में कृषि आधारित लघु उद्योग मुख्यतः खाद्य तेल, गुड़, खांडसारी, दाल उद्योग है। खाद्य तेल के कारखाने जयपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, गंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर, पाली में। यहाँ पर्याप्त मात्रा में तिलहन का उत्पादन होता है। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य में खादी के साथ अन्य कुटीर उद्योगों के प्रबंधन का कार्य भी करता है। इनमें सूती खादी, खादी सिल्क, घानी तेल, गुड़, खांडसारी, शहद आदि से संबंधित उद्योग कृषि आधारित है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने और लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु इन उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। सरकार इसके लिए निरंतर प्रयास करता है। एक शब्द आता है प्रसंस्करण, जिसे बोलते हैं प्रोसेसिंग। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कृषि उत्पादों, विशेषकर वे उत्पाद जो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, को खाद्य पदार्थ के रूप में रूपांतरित किया जाता है, जिससे कि उनका लंबे समय तक उपयोग हो सके, प्रसंस्करण कहलाता है। आयात और निर्यात। प्रत्येक वस्तु का उत्पादन एक विशेष भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों में होता है। इसके उत्पादन हेतु विशेष प्राकृतिक संसाधनों, अन्य संसाधनों में कई बार विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है, जो हर राज्य के पास उपलब्ध हो यह जरूरी नहीं है। अतः किसी स्थान विशेष में जिन वस्तुओं का उत्पादन बहुतायत में होता है, उसे अन्य स्थानों पर बेचा जाता है। जिन वस्तुओं का उत्पादन कम होता है, उसे अन्य स्थानों से खरीदा जाता है। इस प्रकार वस्तुओं का विनिमय व्यापार कहलाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि अन्य देश या राज्य से वस्तुओं को मंगवाना आयात कहलाता है। वस्तुओं को अन्य देशों से राज्य में भेजना निर्यात कहलाता है। दोनों पर्सन ध्यान में रखना, आयात किसे कहते हैं और निर्यात किसे कहते हैं। हमारे राज्य में जो वस्तुएं उत्पादित होती है, चाहे वो कृषि उत्पाद हो, वनोत्पाद हो या औद्योगिक उत्पादन, राज्य में एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है। जब ये व्यापार एक राज्य का अन्य राज्य से हो तो यह अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। जब यही व्यापार एक देश का अन्य देश के साथ होता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राज्यीय व्यापार जो राज्यों के साथ होता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो दो से अधिक देशों के साथ व्यापार होता है। राजस्थान सरसों एवं ग्वार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल ऊन के उत्पादन में अग्रणी है। जीरा एवं मोटे अनाज, सोयाबीन, दालों और तिलहन, सब्जियों, लहसुन, संतरे, दुग्ध के उत्पादन में भी राज्य का प्रमुख योगदान है। जीरा मंडी कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। इनमें से कई वस्तुओं को इसी रूप में और कुछ को प्रसंस्कृत रूप में राज्य से बाहर भेजा जाता है। फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद का प्रसंस्करण किया जाता है, जिसे आप पैकेट बंद भोजन, पेय पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं। राज्य में मुख्य रूप से ज्वार एवं बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, खली, संगमरमर और पत्थर, बांस, सरसों का तेल निर्मित सूत राजस्थान से निर्यात किए जाते हैं। इन वस्तुओं का राजस्थान प्रमुख आपूर्ति करता है, जबकि चावल, मिट्टी का तेल, खनिज तेल, बिजली के समान मशीनरी, परिवहन उपकरणों आदि को आयात किया जाता है। ये कालीन धरे। राजस्थान से कई वस्तुएं दूसरे देशों को भी निर्यात की जाती है। इनमें मुख्य रूप से कपड़ा, ज्वारात, आभूषण, संगमरमर, पत्थर, ग्रेनाइट, अब्रक, पत्थर की वस्तुएं, ऊन एवं ऊनी कपड़े, रासायनिक संबंध उत्पाद, हस्तशिल्प, चमड़ा एवं चर्म उत्पाद, तैयार वस्त्र, अभियांत्रिकी, कृषि एवं खाद्य उत्पाद, दरिया एवं कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर संयुक्त है। राज्य कई वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी है और यहाँ निर्यात की कई संभावनाएं हैं। जिस सरकार ने निर्यात समर्थन हेतु कई योजनाएं लागू की है। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत उत्कृष्ट 35 निर्यातकों के पुरस्कार हेतु चयन का प्रावधान है। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उद्यमियों को अपना निर्यात व्यापार प्रारंभ करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया है, जो राज्य में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि उत्पादों की निर्यात संभावनाओं को तलाश कर उन अवसरों का लाभ उठाने की प्रावधान करती है। यह नीति राज्य में कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु व्यवसायियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है।
राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बड़े उद्योग की श्रेणी में आता है? तो घानी तेल, शहद, खादी शिल्प, सूती वस्त्र उद्योग। क्षेत्र है सूत्र वस्त्र उद्योग। कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है? ऊन, ज्वारात, संगमरमर पत्थर और पेंटोल। ऊन। ब्यावर में 1889 में कौन सी मिल की स्थापना की गई थी? तो द कृष्णा मिल, जो कहाँ पर है? ब्यावर में है। ठीक है, इसी का निर्माण वर्ष कौन सा है? ये कमेंट में उत्तर दे एक प्रश्न का। आगे चलते हैं। राजस्थान के प्रमुख शासक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के प्रमुख शासक, अध्याय 7। राजस्थान के प्रमुख शासक। टोंक जिले के सोहला गांव की सुमन और शबाना जयपुर घूमकर आई। आने पर उन्होंने अपने अध्यापक जी से कहा, गुरुजी, हमने जयपुर में जंतर मंत्र देखा, बहुत सुंदर है। वहां में बताया गया कि उसे सवाई जयसिंह ने बनवाया था। तो जंतर मंत्र को किसने बनाया? सवाई जयसिंह ने। जयसिंह एक महान निर्माता थे। यह सुनकर पास खड़ा बलवंत बोला, पिछले साल मैं भी चित्तौड़गढ़ घूमने गया, तब वहां मैंने विजय स्तंभ देखा जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। तो विजय स्तंभ के निर्माता कौन है? कुंभा। जंतर मंत्र के निर्माता कौन है? सवाई जयसिंह। वहां लोग कई कह रहे थे कि कुंभा महान और वीर शासक थे। बच्चों की बातें सुनकर गुरुजी बोले, देखो बच्चों, राजस्थान में कई ऐसे शासक हुए हैं जिन्हें हम वीर और महान कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से प्रदेश को गौरवान्वित किया है। ऐसे कुछ शासकों के बारे में बताता हूं। पृथ्वीराज चौहान 1177 से 1192 तक शासन किया इन्होंने। कौन है? पृथ्वीराज चौहान। ठीक। भारत में सल्तनत काल से पूर्व पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में महत्वपूर्ण रहा है। उनके पिता का नाम सोमेश्वर, पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम कर्पूरी देवी था। जब पृथ्वीराज अल्पायु थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई, यानी कम उम्र में इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में माता कर्पूरी देवी ने संरक्षिका के रूप में शासन का भार संभाला, संरक्षिका के रूप में। किंतु निकट संबंधियों ने इसका लाभ उठाना चाहा। शासक बनने के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपने आंतरिक स्थिति सुधारने की ओर ध्यान दिया। पृथ्वीराज चौहान में योग्य प्रशासक, वीर एवं साहसी योद्धा एवं सेनानायक आदि गुण विद्यमान थे। विद्यानुरागी पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं का ज्ञान था। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप जनार्दन, चंद बरदाई और पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक तथा कवि उनके दरबार की शोभा बढ़ाते हैं। ये काफी बार प्रश्न आते हैं। विद्यापति गौड़ पृथ्वीराज चौहान के, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप जनार्दन, चंद बरदाई, पृथ्वी भट्ट। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना कवि चंद बरदाई द्वारा की गई है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद बरदाई। महाराणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी। सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी में चित्तौड़ में होता है। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे। शासक बनते ही महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़ विजय, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री प्रमुख थे। सिरोही, वागड़ विजय, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री प्रमुख थे। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। यानी कटार का भी ज्ञान था, युद्ध लड़ते थे, राजा थे। कलम साहित्य के
दृष्टि से, और कला सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था। मेवाड़ में से 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित है। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, बोमट दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ, जिसे विजय स्तंभ भी कहते हैं, का निर्माण करवाया। कुंभा महान संगीतकार भी थे। उनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथों में संगीतराज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध सबसे प्रमुख है। कुंभा ने जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना की और चंडी शतक की टीका भी लिखी। माणा कुंभा ने महाराजाधिराज रायन, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परमगुरु, चापगुरु, योग्यता अभिव्यक्त करने वाली उपाधियां भी धारण कर रखी थी। यह कुंभा निर्मित कीर्ति स्तंभ सांगा 1509 से 1528। सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित कर खानवा युद्ध के समय उन्हें एक छत्र के नीचे एकत्रित किया। सांगा पराक्रमी योद्धा थे। इन्होंने दिल्ली, गुजरात एवं मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। इनके शरीर पर 80 घाव थे। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध है। मालदेव 1532 से 1562। मालदेव राठौड़ वंश के राव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी और महत्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों और कूटनीति से मारवाड़ के राज्य की सीमा का विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। उन्होंने अपने काल में कुल 52 युद्ध किए। इनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा। सर्वप्रथम भद्राजुन को जीता। इसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर मालदेव ने विजय प्राप्त की। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता, पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया। 1562 ईस्वी में मालदेव का देहांत हो गया। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक यानी ताकतवर नाम से पुकारा है। महाराणा प्रताप 1572 से 1597। प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में होता है। माता का नाम जयवंता बाई। प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को होता है। शासन ग्रहण करते ही उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा, मेवाड़ की आर्थिक और सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना, भाई जगमाल का रूठ कर अकबर की शरण में जाना। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने संकट काल में भी कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। इन विषयों पर विश्व विल्लभ जैसी पुस्तक भी लिखवाई। उन्होंने मानवाधिकारों का हमेशा पोषण किया। महाराणा प्रताप अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला महान योद्धा बना दिया। महाराजा राय सिंह 1574 से 1612। बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ। 1574 ईस्वी में राय सिंह का राज्याभिषेक होता है। राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कंधार, दक्षिण भारत के अभियानों को सफल बनाया। ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इसी खूबी के कारण उन्हें राजपुताने का करण भी कहते हैं। राजपुताने का करण किसे कहते हैं? राय सिंह को। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। उन्होंने किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। विद्यानुरागी महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रतनमाला जैसे ग्रंथों की रचना की। मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1667 ईस्वी। कछवा वंश के जय सिंह 1621 ईस्वी में आमेर की राजगद्दी पर बैठे। जय सिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के विभिन्न सैनिक अभियानों में उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने उन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा। शाहजहां ने 1639 ईस्वी में जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से भूषित किया। कब देते हैं? 1639 ईस्वी में। औरंगजेब ने जय सिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा।
मिर्जा राजा जयसिंह वीर सेनानायक और कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ ही साहित्य और कला प्रेमी भी थे। मिर्जा राजा जयसिंह के राजकवि बिहारी ने 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई की रचना की। जयसिंह के अन्य दरबारी कवि रामकवि ने जयसिंह चरित्र की रचना की। जयसिंह चरित्र किसने की थी? रामकवि। महाराजा जसवंत सिंह 1638 से 1678 ईस्वी। जसवंत सिंह का जन्म दिसंबर 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ। पिता गज सिंह की मृत्यु के बाद जसवंत सिंह का राज्याभिषेक होता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। किसने दी थी महाराजा की उपाधि? शाहजहां ने। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में जसवंत सिंह पहले शाही सेना के साथ थे, परंतु बाद में आमेर शासक जयसिंह के कहने पर उन्होंने दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषाभूषण, प्रबोध, चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की। महाराजा राज सिंह प्रथम 1652 से 1680। 1652 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राज सिंह को उसका विरोधी बना दिया। औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर आए। कहां से? ब्रज से। गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी। सिहाड़ नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद है। ध्यान में रखना, श्रीनाथ जी की मूर्ति नाथ द्वारा सिहाड़ में और द्वारकाधीश जी की मूर्ति जो है कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर वह मंदिर बनाया। उदयपुर में अंबा माता का मंदिर और अनेक जल स्रोत में। अंबा माता का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इसी झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया है। इसे राज प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। यह देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। सवाई जयसिंह 1699 से 1743। जयसिंह का जन्म 1688 ईस्वी में हुआ। अपने पिता की मृत्यु के बाद अल्पायु में 1699 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। सवाई जयसिंह का अधिकांश समय राज्य के बाहर सैनिक अभियानों, मुगल राजनीति एवं मालवा में मराठों के प्रसार को रोकने में पूरा हुआ। औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी। जयसिंह को उपाधि सवाई की कौन देता है? औरंगजेब। राजस्थान के इतिहास में सवाई जयसिंह की गणना महान शासक, सेनापति, विद्वान, आश्रयदाता, नक्षत्र एवं गणित विद्या के ज्ञाता के रूप में की जाती है। कछवाड़ राजवंश के सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया। तो सवाई जयसिंह ने जो राजधानी है आमेर से कहा ले जाते हैं जयपुर। सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर जीज ए मोहम्मद शाही रखा। सवाई जयसिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया। कौन सा? जयसिंह कारिका। ज्योतिष यंत्रों पर अनेक ग्रंथ भी इस दौरान लिखे गए, जिनमें सिद्धांत, सम्राट, यंत्रराज आदि प्रमुख है। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंत्र मंत्र नाम से 5 वेधशालाएं बनवाई, जो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन में स्थित है। महाराजा सूरजमल, ये जंत्र मंत्र है, ठीक है। महाराजा सूरजमल 1755 से 1763 ईस्वी। महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। इनके पिता बदन सिंह ने अपनी अस्वस्थता के कारण अपना राजपाट इन्हें सौंपा था। जब मुगल साम्राज्य एवं अन्य राज्य अवनति की ओर जा रहे थे, तब मुगलों, मराठों और राजपूतों से गठबंधन का शिकार हुए बिना ही सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया एवं गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फर्रुखनगर इलाके जीत लिए। सूरजमल वीर सेनानायक, चतुर कूटनीतिज्ञ एवं कला प्रेमी के साथ एक मानवीय दृष्टिकोण वाले शासक थे। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद इन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया। कला मर्मज्ञ के रूप में अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किले एवं महल बनवाए। इन्होंने अपने राज्य में साहित्यकारों को संरक्षण दिया। कविवर सुदन, अखेराम गर्ग जैसे विद्वान इनके दरबार की शोभा बढ़ाते हैं। ध्यान में रख लेना, सूरजमल के जो दरबारी विद्वान थे कविवर सुदन और अखराम गर्ग। राजपूताने का करण किसे कहते हैं? राय सिंह को,
सांगा को, मिर्जा राजा जय सिंह को, महाराणा प्रताप को। सही उत्तर है महाराजा राय सिंह। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा प्रताप, स्वाई जय सिंह, महाराजा सूरजमल, महाराणा कुंभा। सही उत्तर है स्वाई जय सिंह। आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। ज्योतिष अध्ययन के लिए जंत्र मंत्र का निर्माण किसने करवाया? और प्रसिद्ध कवि चंद्रवरदाई की रचना का नाम बताना है। महाराजा सूरजमल कहाँ के शासक थे? कमेंट में उत्तर दें। और जसवंत सिंह की किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखिए।